नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर में एजुकेशन डिसिप्लिन के होने वाले ओपन बुक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। आप देखते होंगे कि पिछले कई सालों में हर साल गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो गांधी की बेसिक एजुकेशन की क्वेश्चन के कई पार्ट्स हो सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि लगभग सभी पार्ट्स, इन पार्ट्स में से कोई 2 या 3 पार्ट्स जो हैं आपके क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न अगर है कि गांधी जी के अनुसार औपनिवेशिक शिक्षा की क्या समस्याएं थी, यानी जो कॉलोनियल एजुकेशन थी, जो ब्रिटिशर्स की जो शिक्षा थी उसकी समस्याएं क्या थी, उसकी आलोचनाएं गांधी जी ने क्या की थी, या बुनियादी तालीम या बेसिक एजुकेशन क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसकी मुख्य आलोचनाएं क्या क्या हैं, क्या यह आज भी प्रासंगिक है या इसकी लोकप्रियता में गिरावट क्यों आई है। तो मुख्यतः इस तरह के ही क्वेश्चन 2 या 3 इकट्ठे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ज्यादातर पार्ट्स को यहाँ ले लिया है। इसका उत्तर देने के लिए आप लिख सकते हैं, गांधी जी के अनुसार औपनिवेशिक सरकार द्वारा चलाई गई शिक्षा में बहुत सारी कमियां थी। ये शिक्षा भारतीयों की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं थी। इसकी मुख्य आलोचनाएं जो गांधी ने की हैं वो निम्न है। पहला, अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था खर्चीली थी। साथ ही साथ वो विद्यार्थियों को उनके पैतृक व्यवसाय से दूर ले जा रही थी। यानी कि जो लोग अंग्रेजी एजुकेशन ले लेते थे वो अपना उनका जो भी ट्रेडिशनल व्यवसाय था, उनके पेरेंट्स जिस व्यवसाय में लगे होते थे उस व्यवसाय में वो नहीं जाते थे। अधिकतर युवा अपने माता पिता के व्यवसाय को नहीं अपनाते थे और नौकरी ना लगने पे वो बेरोजगार रहना पसंद करते थे, लेकिन इसकी बजाय ऐसे काम जिनमें उनके पेरेंट्स लगे थे, जैसे खेती करना, किसी तरह का क्राफ्ट करना, शिल्प कार्य करना, यानी जिसके अंदर मैनुअल वर्क इंक्लूड होता है, वो उस तरह का कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं होते थे। जो दूसरी इसकी आलोचना है वो है कि ये जो शिक्षा थी वो केवल मानसिक विकास पर जोर देती थी, तो मेंटल डेवलपमेंट पे तो जोर देती थी, रटने पर, बहुत सारी चीजें जानकारी लेने पर, और उनको जो क्लासरूम है, टेस्ट है, उसमें रिप्रोड्यूस करने पर अंग्रेजी शिक्षा मनुष्य के मानसिक पक्ष के विकास को जोर देते हुए चरित्र के विकास, सामाजिक विकास और जो शारीरिक विकास है, यानी फिजिकल एजुकेशन, कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है और जो सोशल डेवलपमेंट है, उसकी अनदेखी कर रही थी। तीसरी जो आलोचना गांधी जी ने की वो थी कि ये जो शिक्षा है, जो अंग्रेजी शिक्षा है, वो भारतीय परंपरा के मूल्यों से विद्यार्थियों को दूर ले जा रही है। गांधी जी ने हरिजन नाम की पत्रिका में विभिन्न समयों पर शिक्षा के बारे में कि शिक्षा की क्या समस्या है और इसे भारतीय परिवेश के अनुसार कैसे ढाला जा सकता है, या भारतीय परिवेश के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आदि विषयों पर काफी लेख लिखे। 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जो गांधी की शैक्षिक विचार हैं, उनको शिक्षा में कैसे लागू किया जा सकता है, स्कूलों में हम उसे कैसे पढ़ा सकते हैं, उस पद्धति को कैसे शामिल कर सकते हैं, इसके लिए एक समिति गठित की गई और उसका जो चेयरपर्सन था वो जाकिर हुसैन थे। अब ये जो शिक्षा थी, इस शिक्षा को ही कई नामों से जाना जाता है। नई तालीम, नई शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम, आदि आदि। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा कि बेसिक एजुकेशन क्या थी, बुनियादी एजुकेशन क्या थी, नई शिक्षा क्या थी, तो वो सारी एक तरह से गांधी की जो एजुकेशन है उसी को कहा जाता है। ये सारी एक ही बात है। तो बुनियादी शिक्षा या नई शिक्षा या बुनियादी तालीम या नई तालीम, जो कुछ भी आपको कहा जा रहा है, उसी के अनुसार उसकी जो विशेषताएं हैं वो ये हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय स्तर पर ये बच्चों को 7 साल तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की बात करती थी, यानी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 7 साल तक दी जाएगी। शिक्षा उत्पादन कार्य पर आधारित होगी, यानी किसी न किसी तरह का प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। गांधी की ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होगा, मदर टंग में जो शिक्षा है वो दी जाएगी। विद्यालय स्वपोषित होंगे। अब इसका अर्थ है स्वपोषित यानी सेल्फ फाइनेंसिंग होंगे
वो सेल्फ फाइनेंसिंग कैसे होंगे कि वो अपना खर्च खुद ही वहन करेंगे। बच्चे उत्पादन कार्य में संलग्न होकर जिन वस्तुओं का निर्माण करेंगे, अब यहाँ उत्पादन कार्य कैसे कैसे हैं, जैसे कताई करना, बुनाई करना, बढ़ईगिरी करना, कृषि, फल और सब्जियां उगाना, या कोई भी हस्त जो उत्पादन कार्य है उसमें वो संलग्न होंगे, तो वो कई तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाएंगे और वो प्रोडक्ट बाजार में बेचे जाएंगे, जिससे विद्यालय अपना खर्च निकालेगा, चाहे वो टीचर्स की सैलरी हो या दूसरे खर्चे हो। तो उस सेंस में जो विद्यालय है वो किसी से पैसा नहीं लेगा, वो सरकारों से भी पैसा नहीं लेगा। ऐसा गांधी का मानना था कि इस तरह की एक शिक्षा की पद्धति होनी चाहिए। जब अगर विद्यालय नियंत्रित पैसे नहीं लेगा सरकार से, तो सरकार से नियंत्रित भी नहीं होगा और सरकार अपनी मनमानी स्कूलों के थ्रू नहीं चला पाएगी। चौथी जो मुख्य विशेषता है जो आपको लिखनी चाहिए वो ये है कि इस योजना में बुनियादी उत्पादन कार्य के अलावा अन्य 8 विषय और शामिल किए गए, जिसमें मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, हिंदुस्तानी, चित्रकला और संगीत का पाठ्यक्रम शामिल था। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो करिकुलम है वो सारे ही करिकुलम के सारे जो विषय हैं वो बुनियादी जो उत्पादन कार्य, जो भी एक उत्पादन कार्य है हमने डिसाइड कर लिया, उसी के आसपास ही विकसित की जाएगी। जैसे अगर जो है कताई का काम किया जा रहा है, तो सामाजिक अध्ययन भी कताई से संबंधित बहुत सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उन्हें उठाएगा। उसी तरह विज्ञान भी उसी तरह के मुद्दे उठाएगा। और आप जब आप आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते समय इस तरह से, जैसे मैंने ये एक प्रेजेंटेशन की हुई है, आप कुछ कुछ पॉइंट्स को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि सेंटर में जो है वो उत्पादन कार्य है और बाकी चीजें उसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा एक नई तरह की शिक्षा प्रणाली का आगाज करने का प्रयास था, जिसमें भारतीय हस्तकलाओं, विज्ञान क्षेत्रों को स्थान मिलता तथा मानव श्रम को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। ये जितना भी जो काम है उत्पादन कार्य, जो हाथ से काम करने वाला मानव, जिसमें मानव श्रम लगता है, उसकी भी एक जो डिग्निटी है वो भी कहीं ना कहीं बुनियादी शिक्षा से आती। अब जो लोग बुनियादी शिक्षा की आलोचना करते हैं कि नहीं बुनियादी शिक्षा में बहुत तरह की समस्याएं थी, तो वो इन जो ये पॉइंट्स है नीचे लिखे हैं हमने, इनके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कि इस व्यवस्था के अंदर जो मानसिक प्रशिक्षण है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि हस्त कौशलों में उनको प्रशिक्षित किया जाता है। अब आप देखिए ब्रिटिशर्स का जो टाइम पीरियड था, उस समय पे एजुकेशन की एक्सेस किसके पास थी, लोगों तक पहुंच जो थी वो हायर जो कास्ट है उन्हीं की थी। तो उनके बच्चे अगर स्कूलों में जाके अच्छी जो मेंटल डेवलपमेंट है उसी के लिए वो उनको स्कूल भेज रहे थे, वरना हाथ से काम तो वो करते ही नहीं थे। उनका जो पूरा सिस्टम ऑफ कास्ट है उसमें हाथ से काम वो नहीं करते, केवल मानसिक कार्यों के लिए वो अपने बच्चों को तैयार करते थे ताकि वो जो हायर पोजीशंस हैं उन पोजीशंस तक पहुंच सके। तो इसलिए जो कुछ समूह या वर्ग जो मुख्यतः उच्च जातियों से संबंध रखते थे, वो शिक्षा की मदद से सामाजिक और आर्थिक रूप से संबल भी हुए थे। वो सेवा और हस्त कार्यों को स्कूल में करवाए जाने के खिलाफ थे, क्योंकि ये निम्न जातियों द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं और वो अपने बच्चों से ये काम नहीं करवाना चाहते थे। दूसरी जो आलोचना है वो अंग्रेजी भाषा के संबंध में है, क्योंकि गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन में हिंदुस्तानी और मातृभाषा को तो स्थान दिया था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को कम से कम प्रारंभिक जो स्तर है उस पर पढ़ाने की बात नहीं कही। उनके अनुसार 7-8 साल की एजुकेशन के बाद की जो एजुकेशन है उसमें अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है, लेकिन उनकी इस बात के लिए आलोचना भी हुई कि उन्होंने अपनी स्कीम के अंदर अंग्रेजी भाषा को कोई स्थान नहीं दिया है। और उस समय विद्यालयों में जाने वाले जो समूह थे वो अंग्रेजी शिक्षा को सफलता की एक सीढ़ी की तरह देखते थे कि एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश को लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। तीसरी आलोचना, कुछ लोग बच्चों द्वारा काम करने और उनके बनाए उत्पादों को बाजार में बेचने के सुझाव को लेके भी कहीं ना कहीं संशय की दृष्टि से इस पूरी स्कीम को देख रहे थे और उनको ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चों से श्रम करवा के उन्हें बाल श्रमिक बना दिया जाए और स्कूल जो है बाल श्रमिकों की फैक्ट्री ना बन जाए, जहाँ बच्चों से
फोर्सफुली काम करवाया जाए। अब ये जो ऊपर हमने आलोचनाएं पढ़ी हैं, यही चीजें हो सकती हैं कि क्यों गांधी की जो शिक्षा थी वो असफल हुई, क्योंकि लोगों ने ये सारी आलोचनाएं उनकी की, या फिर उसकी लोकप्रियता कम क्यों हुई। ये 3 कारण हैं, आलोचना, लोकप्रियता और असफलता। ये तीनों से संबंधित ऊपर तीनों पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या बुनियादी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। कहने का मीनिंग है कि क्या इसको आज भी ये रेलेवेंट है और आज भी हम इसे यूज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा की अवधारणा थोड़े से परिवर्तन के साथ, जो आज के समय की मांग के अनुसार हो सकते हैं, अगर उनको लाकर प्रयोग में लाई जाती है तो ये बहुत ही प्रासंगिक है। चलिए 3-4 पॉइंट्स इस पे भी डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है ये प्रासंगिक है। पहला पॉइंट, आज बाल मनोविज्ञान जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी है, आप सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं, ने जितना विकास किया है उसके अनुसार बच्चे तब सीखते हैं जब वो काम में इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो करके सीखते हैं। गांधी की जो बुनियादी शिक्षा थी उसमें तो बच्चे उत्पादन कार्यों में अपने हाथों को ट्रेन करते थे, अपने हार्ट को ट्रेन करते थे और अपने माइंड को ट्रेन करते थे। तो गांधी की जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं आज का जो बिल्कुल मॉडर्न जो साइकोलॉजी जो बात करती है वही बात वो खुद करते थे। इसलिए मेथड के तौर पे तो बुनियादी शिक्षा बहुत ही प्रासंगिक है। दूसरे पॉइंट को देखें कि भारतीय समाज में जाति व व्यवसाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अक्सर हाथ से कार्य करने वाले मजदूरों और सेवा संबंधी कार्यों में लगे लोगों को भेदभाव से, घृणा से, बहिष्कार से या कई बार उनको अस्पृश्यता का भी सामना करना पड़ता है। और इन सब की जो जड़ है वो है श्रम को आदर पूर्वक न देखना। गांधी द्वारा प्रतिपादित जो शिक्षा थी वो समाज में श्रम का आदर करने और समानता के मूल्य पर आधारित थे। अतः यह किसी भी समय में अपनी प्रासंगिकता नहीं खो सकती और भारत के अंदर जो समाज है उसमें समानता लाने के कॉन्टेक्स्ट में ये हमेशा ही रेलेवेंट रहेगी। तीसरे नंबर पे, बुनियादी शिक्षा प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने की पैरवी करती है। अब अगर आज देखें हम, अभी कुछ दिन पहले जो नई शिक्षा नीति आई है जो कैबिनेट ने पास की है, उसमें भी ये बात कही गई है कि मातृभाषा को प्राथमिक स्तर पर माध्यम बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो आपकी मदर टंग है उसी में आपकी प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो इस आधार पर भी गांधी तो 1937 से पहले ही इस बारे में बात कर रहे थे। तो गांधी की जो शिक्षा है वो आज भी प्रासंगिक है, वो रेलेवेंट है आज भी। बुनियादी शिक्षा को सफल बनाने हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों व संवेदनशील शिक्षकों की आवश्यकता भी होती है। साथ ही साथ हस्तकला के विषयों में और पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाए, उसके साथ हम उसे बुनियादी शिक्षा को आज भी लागू कर सकते हैं। इस प्रकार हमने सारे जो पॉइंट्स हैं, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा या नई शिक्षा या गांधी की शिक्षा व्यवस्था, उस पे हमने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आप गांधी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे आप पूरा कर पाएंगे। एक और जो क्वेश्चन है वो बहुत रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ गेट्स इन हायर एजुकेशन एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडियन एजुकेशन। यानी उच्च शिक्षा में गेट्स की भूमिका क्या है, भारतीय उच्च शिक्षा में इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन कई बार होता है कि उच्च शिक्षा में गेट्स के प्रभाव क्या हैं और उसको लेके किस तरह की चिंताएं हैं। स्टार्टिंग में आप जो है इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में हायर एजुकेशन से रिलेटेड बात करता है, उसमें आप ये 2-3 पॉइंट तो यहाँ से डाल ही सकते हैं हमेशा किसी भी पॉइंट आंसर को स्टार्ट करने में। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया जो 1992 में के बाद जो है शुरू हुई, इसके परिणाम स्वरूप नई प्रवृत्तियों का उभार देखा जा सकता है। यानी हायर एजुकेशन में चेंजेस आए, नई तरह के ट्रेंड्स हमें दिख रहे हैं। और क्या क्या हैं ये ट्रेंड्स? 3 ट्रेंड्स हमने लिखे हैं। पहला तो यह है कि विशिष्ट से जन शिक्षा और फिर सार्वभौमिक उच्च शिक्षा। यानी उच्च शिक्षा पहले कुछ विशिष्ट लोगों के हाथ में थी, फिर वो ज्यादा लोगों के हाथ में आई, जन शिक्षा बनी, और फिर उसके बाद उसका सार्वभौमिकरण हुआ। सार्वभौमिकरण से मतलब होता है लगभग सभी लोगों को उसकी एक्सेस है। उच्च शिक्षा में निजीकरण का विकास हुआ है। पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं 1990s के बाद हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है। शिक्षा में विभिन्न तकनीकों का जुड़ाव भी हो गया है। टेक्नोलॉजिकल तरीके से जो है
टेक्नोलॉजी, मेथड्स, ये सारी चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं जिससे जो नॉलेज है उसका प्रसार बड़े पैमाने पे और ज़्यादा छात्रों तक किया जाने लग गया। तो और टेक्नोलॉजी के चलते ही आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। साथ ही चूंकि लोगों का विभिन्न देशों के बीच आना जाना तीव्रता से संभव हुआ है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, अतः उच्च शिक्षा का भी अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है, यानी इंटरनल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव शैक्षिक संस्थानों पर, यानी जो इंस्टीट्यूट है उन पर, सरकारों पर, दो देशों के बीच की बात है तो इसलिए सरकारों पर, व नियम बनाने वाली जो शाखाएं हैं उनके बीच संबंधों पर पड़ रहा है। और ये संबंध लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, तो नई तरह की नीतियां बनानी पड़ रही हैं, टाइम टू टाइम उनमें चेंजेस भी लाने की जरूरत पड़ रही है। उच्च शिक्षा वैश्विक वस्तु बनती जा रही है, यानी कि वो एक ऐसी वस्तु बन रही है जो इंटरनेशनल लेवल पर खरीदी और बेची जा सकती है, जहां बड़ी संख्या में निजी और विदेशी प्रबंधकों के आ जाने से बहुत प्रतियोगिता भी बढ़ गई है। तो ग्लोबलाइजेशन आ जाने से ये भी हुआ है कि बाहर के जो देश हैं उन देशों से लोग, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन, प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। साथ ही साथ छात्रों व अभिभावकों के पास चयन के, चूज करने के भी जो है बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। चाहे पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा के परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, परंतु वित्त प्रबंधन और अन्य बुनियादी मामलों में कोई खास परिवर्तन नहीं आया और ये मुद्दे अभी भी जैसे पहले थे वैसे ही बने हुए हैं। तो यानी फाइनेंस से संबंधित उनका प्रबंधन कैसे होगा, और कम से कम जो बहुत सारे बुनियादी मामले हैं, टीचर्स क्या होंगे, टीचर्स की क्वालिटी क्या होगी, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सेट्रा, जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो बहुत बेसिक मुद्दे हैं, वो मुद्दे अभी भी कहीं ना कहीं हमें बने हुए दिखाई देते हैं। गेट्स बेसिकली होता है जर्नल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। जब हम कह रहे हैं कि दो देशों के बीच व्यापार का जो संबंध है वो बढ़ेगा, तो दो देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स भी होंगे कि किस तरीके से जो ट्रेड और सर्विसेज हैं वो उनका आदान प्रदान होगा। तो गेट्स जो है वो सेवाओं से संबंधित जो व्यापार है उसके लिए दो देशों के बीच या ज़्यादा देशों के बीच जो समझौते होते हैं उसको गेट्स कहा जाता है। और क्योंकि अब शिक्षा भी जो है वो सेवा क्षेत्र में आती है तो इसलिए उस पर भी गेट्स जो है वो अप्लाई होते हैं। वैसे तो शिक्षा, विशेषतः उच्च शिक्षा में लंबे समय से सीमा पार जो गतिविधियां है वो होती रही हैं, यानी लोग बाहर जाके पढ़ते आए हमेशा से, पर शिक्षा को व्यापार जो है उसकी श्रेणी में, उस कैटेगरी में अभी हाल के ही कुछ वर्षों में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा गेट्स समझौतों में सम्मिलित 12 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र, तो टोटल गेट्स 12 चीजों पे अप्लाई होता है जिसमें से एक एजुकेशन है। यानी उदारीकरण के अंतर्गत शिक्षा भी एक व्यापार और सेवा बन गई है और विदेशी प्रबंधकों और गतिविधियों का जो चलन है वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ गया है। शिक्षा के भी 5 सेगमेंट है, 5 उप क्षेत्र हैं। प्राथमिक है, प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा है, एडल्ट एजुकेशन है, और दूसरी तरह की शिक्षाएं भी हो सकती है जो इन सर्विस एक्सेट्रा से संबंधित होती हैं। तो इन 5 जो उप क्षेत्र हैं इनमें गेट्स बेसिकली हायर एजुकेशन पे ज़्यादा टेक्निकली हमें उसको समझने की ज़रूरत है। चूंकि विदेशों की अधिकांश क्रियाएं हैं या सीमा पार जो क्रियाएं हैं वो उच्च शिक्षा से जुड़ी हैं, इसलिए व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए उदारीकरण का केंद्र बिंदु उच्च शिक्षा ही है। अब ये मैंने इस तरह से आपके सामने बनाया है कि उच्च शिक्षा में जब व्यापार किया जाता है तो उच्च शिक्षा में व्यापार करने की 4 पद्धतियां हैं। ये आप अपने आंसर में जब उच्च शिक्षा में गेट्स से रिलेटेड बात करेंगे तब ये इस तरह से बना सकते हैं। पद्धति 1 जिसमें विदेश आपूर्ति की बात की गई है, यानी इसके अंदर क्या होता है कि आपूर्ति विदेश में ही हो जाती है। जैसे ई लर्निंग प्रोग्राम, आप अपने घर में बैठे हुए हैं और ई लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू किसी और विदेशी यूनिवर्सिटी से आपने कोई कोर्स कर लिया, तो एक मेथड तो ये है जिसमें 2 देश भी शामिल हैं और कोर्सेज भी शामिल है, एजुकेशन भी शामिल है। दूसरी जो पद्धति होती है उसमें विदेश में उपभोग, इसका मतलब ये है कि आप विदेश जाएंगे और वहां से उपभोग करेंगे, यानी छात्र की गतिशीलता इसमें होती है और छात्र विदेश चला जाता है और वहां पढ़ाई करके आता है। तीसरी पद्धति है वाणिज्यिक अथवा भौतिक उपस्थिति, यानी कि फिजिकल प्रेजेंस होगी। तो फिजिकल प्रेजेंस कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया की कोई यूनिवर्सिटी जो है हमारे यहाँ पर कोई अपना ब्रांच खोल दे, तो ब्रांच कैंपस खोल दे
तो उससे होगा कि वो भौतिक तौर पर यहाँ उपस्थित है और यहाँ के लोगों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। नंबर 4, विदेशों में हस्तांतरण, जो सेवा है उसका विदेशों में हस्तांतरण करना। अब देखिए, भौतिक उपस्थिति नहीं है, संस्थान नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी शैक्षिक गतिशीलता होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स हैं, वो भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस में आके पढ़ाएं, तो शैक्षिक गतिशीलता उसको कहा जाएगा। यानी विदेश में जो है सेवा का हस्तांतरण कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे आप तो तब आप इनको लिख पाएंगे बहुत आराम से। अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो है कि गैट्स को लेके मुख्य चिंताएं क्या हैं। हायर एजुकेशन में जब से हमने गैट्स लागू किया है तो उसकी क्या चिंताएं हैं, या फिर हम कुछ लोग जो उसकी आलोचना करते हैं वो क्या आलोचना करते हैं। 2-3 आलोचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है कि गैट्स समझौतों को लेके सर्वसम्मति का अभाव है, क्योंकि उदारीकरण के अंतर्गत सरकारी अनुदानों पर रोक लग जाती है। अतः शिक्षा में सरकारी अनुदान जो सब्सिडी होती है बेसिकली, जैसे ही चीजें उदारीकरण के अंतर्गत सारी चीजें प्राइवेटाइज हो गई हैं, तो प्राइवेटाइजेशन होते ही सरकार जो अनुदान देती है और सरकार का जो कमिटमेंट होता है वो दोनों ही चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये माना जा रहा है कि जितना ज़्यादा गैट समझौतों के अंतर्गत और उदारीकरण के अंतर्गत जो है कंपटीशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही सरकारी जो अनुदान है, और अब आप ये भी देख रहे हैं कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस की बजाय भी नए जो इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं वो सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं। और इसके चलते उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उच्च शिक्षा वहन करने की जो क्षमता है कि लोग उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इस पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे शिक्षा महंगी होती जाएगी और वो बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर होती जाएगी। दूसरी जो आलोचना है वो आलोचना है कि गैट्स की आलोचना या जो समीक्षा करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि गैट्स के कारण उच्च शिक्षा का जो संचालन है उसमें जो राज्य हैं या जो सरकार हैं उनकी जो नियंत्रण करने की पावर है, जिसे हम स्टीयरिंग कैपेसिटी या परिचालन क्षमता कहते हैं, ये खत्म होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उच्च शिक्षा में जो बाजार का जो रूल है वो लगातार लागू होता जाएगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सरकार का जो नियंत्रण है वो कम होता जाएगा। अब अगर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण लगातार कम होता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी मनमर्जी चलाएंगे। इसलिए गैट्स जैसी चीजें लग जाने के बाद तो ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सरकारी नियंत्रण हो। तो शिक्षा के, जैसे यहाँ पे हम ब्लैक में ये लिखा गया कि शिक्षा के संदर्भ में उदारीकरण के अंतर्गत नियंत्रण से मुक्ति नहीं बल्कि अधिक नियमन यानी ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट है शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न बाधाएं जैसे अप्रवासी आवश्यकताएं, विदेशी मुद्रा नियंत्रण अथवा विदेशों से प्राप्त जो डिग्रियां हैं उसकी राष्ट्रीय महत्व के समान मान्यता या उसका अभाव आदि हो सकते हैं। खुद जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, वो ये मानता है कि शिक्षण संस्थाओं की जो विविधता है, बहुत तरह की शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको क्या, उनकी जो मान्यता है उनको क्या रिकग्निशन दी जाए और उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको दूसरे सर्टिफिकेट्स के बराबर माना जाए। कि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आप बाहर गए और बाहर से आपने एक कोई डिप्लोमा कर लिया, लेकिन पता लगा जब आप वापस से इंडिया में आ रहे हैं तो उस वो यूनिवर्सिटी इंडिया में रिकग्नाइज्ड ही नहीं है, या उस डिप्लोमा के इक्विवेलेंस, उसको किसी भी डिप्लोमा के इक्विवेलेंस भारत में नहीं माना जा रहा। तो इस तरह की समस्याएं हमेशा जो गैट्स हैं उसके साथ साथ हमारे पास आई हैं। उच्च शिक्षा में विदेशी गतिविधियों के विकास के फलस्वरूप कुछ बाधाएं स्पष्ट तौर पे सामने आ रही हैं, जैसे शिक्षण योग्यताओं के प्रति मान्यताओं का अभाव, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। यानी कि जो शिक्षक जो पढ़ाएंगे हायर एजुकेशन में, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं बहुत कंसेंसस नहीं है। और इसके चलते क्या होता है कि ऐसा माहौल भी हो सकता है जहाँ पे जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिग्री की मिल, जैसे आटे की मिल होती है वैसे डिग्री की मिल के रूप में बढ़ सकती हैं। अतः निष्कर्ष के तौर पे ये कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में व्यापक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और नीतिगत अनुमान गैट्स के अंतर्गत बाध्य उदारीकरण प्रतिबद्धताओं के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सहायक होंगे। कहने का मीनिंग यही है कि एक तो नीति के स्तर पर जो है हमें ये पता होना चाहिए कि अगले वाले सालों में किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं,
और उसके अनुसार जो है हमें काम करने की ज़रूरत है, जिससे हम उस शिक्षा का जो स्तर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको मेंटेन रख पाएंगे, जिससे उस शिक्षा के संबंधित जो भी सारे जो लोग हैं, जैसे छात्र हैं, शिक्षक हैं, प्रबंधक हैं, अभिभावक हैं, ये सब फायदा उठा पाएं। सरकार संसद में विदेशी शिक्षा बिल पास कर चुकी है, जिसके चलते विदेशी विश्वविद्यालयों हेतु भारतीय उच्च शिक्षा में जो द्वार हैं वो ऑलरेडी खुल चुके हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन कर चुकी हैं, और हमारे द्वारा चर्चित चारों पद्धतियों के अंतर्गत भारत में शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। अतः हम कह सकते हैं कि गेट्स ने भारतीय शिक्षा के स्वरूप पर गहरा प्रभाव डाला है। तो हमने यहाँ तक आते आते सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वालिटी अश्योरेंस एंड एक्रीडिएशन से रिलेटेड भी आता है। इस क्वेश्चन को मैंने वैसे एक वीडियो में और डिस्कस किया है, पर मैं इकट्ठा इसी वीडियो में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आपने वहाँ पर इसे सुन लिया है तो यहाँ सुनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वहाँ नहीं सुना है तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है कि QAA क्या है, या गुण आश्वासन और प्रत्यायन क्या है, और भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हेतु क्या चुनौतियां हैं। यानी गुण आश्वासन बेसिकली क्या होता है और एक्रीडिएशन क्या होता है, टर्म एक बार समझिए आप। क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब होता है कि ये अश्योर करना कि ये जो शिक्षा है वो क्वालिटेटिव शिक्षा आपको दी जा रही है, और एक्रीडिएशन का मतलब है कि जो संस्थान है उस संस्थान की क्वालिटी जो है उसको कहीं ना कहीं डिसाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी रिकग्नाइज करती है A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको NAAC एक संस्थान है जो डिफाइन करता है, उसका कुछ क्राइटेरिया जिसके आधार पे वो ABC जो है सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक्रीडिएट करता है। तो ये एक्रीडिएशन क्यों इम्पोर्टेंट और आज के समय पे हमारे सामने और हायर एजुकेशन में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के समय में उच्च शिक्षण संस्थाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। पिछले 50 वर्षों के दौरान दुनिया भर में उच्च शिक्षा में अभिरुचि तेजी से बढ़ी है। भारत जैसे विकासशील देश में उच्च शिक्षा वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विस्तार तथा गरीबी के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण साधन है, ऐसा हम मानते हैं ना। जैसे जैसे उच्च शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है, उच्च शिक्षा में नामांकन जो है यानी जो इनरोलमेंट है वो तेजी से बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। दुनिया भर के देशों के लिए गुणवत्ता को बनाए रखना है। अब ज़्यादा लोग जब एजुकेशन में आ रहे हैं तो क्वालिटी को मेंटेन करना जो है वो एक तरह से एक चैलेंज बन रहा है सबके सामने, और भारत भी उन देशों में से एक है जो इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। अब आते हैं कि गुणवत्ता है क्या। ये डेफिनेशन आपकी किताब से ही ली गई है कि गुणवत्ता जो है एक सापेक्ष संकल्पना होती है, यानी रिलेटिव होती है। ए और बी के बीच में हम जब तुलना करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ ए में ज़्यादा क्वालिटी है या बी में ज़्यादा क्वालिटी है। इसका संबंध काल और परिस्थिति के उस उपभोक्ता से है जो इनमें शामिल होते हैं, यानी क्वालिटी अलग अलग समय में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो सकती है। कि जो एजुकेशन की क्वालिटी उसका क्राइटेरिया अलग हो सकता है, हायर एजुकेशन की क्वालिटी के लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। भारत में किसे क्वालिटी एजुकेशन माना जाए और इंग्लैंड में किसे क्वालिटी एजुकेशन माना जाए, ये दोनों भी डिफरेंस हो सकते हैं। जब उच्च शिक्षा को सुयोग्य मानव शक्ति के उत्पादन से जोड़ा जाता है तो स्नातकों को इसका उत्पाद माना जाता है, यानी हायर एजुकेशन से जो लोग निकले हैं वो कितने बाजार के अंदर जाके जो है प्लेस हो पाए हैं, और वो इस आधार पे भी कई बार जो है जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसका निर्धारण किया जाता है कि कितना इनपुट हमने लगाया है शिक्षा पे और उसके जो आउटपुट है, कितने लोग रोजगार में पहुंचे, किस तरह की एजुकेशन ली, किस तरह के व्यवसायों में वो लगे। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं आज के समय पे। जब उच्च शिक्षा को अनुसंधान कार्य के लिए प्रशिक्षण से जोड़ा जाता है तो उसका जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो स्टाफ और छात्रों का शोध जो परिणाम है वो बन जाते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए हम हायर एजुकेशन का एक काम है कि वो रिसर्च को बढ़ावा देती है, तो जब अगर रिसर्च हमारा क्राइटेरिया हो जाता है तो उसमें फिर देखा जाता है कि जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं।
शिक्षण कार्य के कुशल प्रबंधन के रूप में उच्च शिक्षा की एक तीसरी संकल्पना भी है। इस प्रकार ऐसे असंख्य कार्यप्रणाली व कार्यकुशलता के संकेतक हैं, यानी क्राइटेरिया हैं, जिसके आधार पर किसी भी संस्थान की गुणवत्ता की ओर संकेत किया जाता है। जैसे समाप्ति दर, इकाई मूल्य, छात्र स्टॉक अनुपात, सिलेबस का नियोजन कैसे होता है, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितना पैसा खर्च किया जाता है, किस तरह की प्लेसमेंट होती है। ये सारी ही चीज़ें आज के समय पे हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको डिफाइन करते हैं। उच्च शिक्षा के अनेक साझेदारों जैसे छात्र, नियोजक, शिक्षक इत्यादि के संदर्भ में क्वालिटी को समझा और मापा जा सकता है। अब हम अगर आते हैं मूल्यांकन और प्रत्यायन के ऊपर, तो मूल्यांकन एवं प्रत्यायन को मूल्यतः किसी भी शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता की जो स्थिति है कि वो कितना गुणवत्ता वाला है, इस स्थिति को समझने के लिए प्रयोग में किया जाता है। उसको मूल्यांकित किया जाता है और उसके बाद उसे बताया जाता है कि वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, यानी उसकी गुणवत्ता की स्थिति क्या है। वास्तव में यह मूल्यांकन ये निर्धारित करता है कि कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों के किस स्तर तक पूरा कर रही है। अब देखिए दो चीजें, एक तो कोई एजेंसी होगी जो क्वालिटी को डिफाइन करेगी, और दूसरा उसके कुछ न कुछ क्राइटेरिया होंगे। उन क्राइटेरिया को कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे पूरा करता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी कॉलेज में हैं, तो उस कॉलेज की जो क्वालिटी है उसको कोई बाहर से एजेंसी आएगी जो कि मापेगी कि भाई ये क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया पे आपका कॉलेज है, हो सकता है मेरा दूसरा कॉलेज हो, तो दोनों कॉलेजेस में वो सेम क्राइटेरिया को लेकर जाएंगे और दोनों कॉलेज जिस क्राइटेरिया को मेंटेन करते हुए जिस जगह पर होंगे उनकी क्वालिटी वहाँ पे डिफाइन कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए मेरा कॉलेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन मानकों पर, उन क्राइटेरिया पे, तो उसकी जो रैंक है वो हायर रैंक हो जाएगी। लेकिन अगर वो खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसकी रैंक नीचे हो जाएगी। तो इस तरह से कोई एक एजेंसी होती है, और आपने पढ़ाई है कि नैक जो है एक ऐसी एजेंसी है जो जिसका अगला जो क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करेंगे, जो इंस्टीट्यूशंस को एक्रीडिएट करती है, इंस्टीट्यूशंस को उनकी गुणवत्ता की जो स्थिति है, उसका जो मानक है, उसके अनुसार उसका रेट करते हुए उसकी रैंकिंग करती है। यह एक निर्धारित कार्यप्रणाली और अपेक्षित भूमिका के आधार पर किसी संस्थान की गुणवत्ता को औपचारिक रूप से मान्यता देती है, उसको रिकग्नाइज करती है, और इसी के अनुसार जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन या तो मान्यता प्राप्त है या ये इंस्टीट्यूशन मान्यता प्राप्त नहीं है। स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं है, हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है कि हायर एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं या नहीं। कई बार जैसे आप खबरें सुनते हैं कि फेक यूनिवर्सिटी थी। अब यूनिवर्सिटी चल रही है लेकिन वो फेक कैसे हुई? वो फेक इसलिए हुई क्योंकि उसकी जो मान्यता है वो नहीं है, यूजीसी उसे मान्यता नहीं दे रही है, नैक ने उसे कोई मान्यता नहीं दी है। तो इस तरह से जो है उसकी जो मान्यता है वो मान्यता कब दी जाएगी? जब उसकी जो बेसिक क्राइटेरिया है, जिस बेसिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इतने टीचर होने चाहिए, टीचर्स की क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, टीचर्स को इतना पैसा दिया जाना चाहिए, उसके अलावा खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होनी चाहिए, ये सारी बहुत सारी जो चीज़ें जो कि क्राइटेरिया होता है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन नहीं हो पाता है। आप किसी भी संस्थान की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को तभी कायम रखा जा सकता है जब इसके सारे जो खंड हैं वो उचित प्रकार से काम करें, और ये एक बना सकते हैं, आपके किताब में ही दिया गया कि शिक्षा जो व्यवस्था है वो कैसे काम करती है। वो इस तरह से काम करती है कि देखिए किसी भी शिक्षा की प्रक्रिया में निवेश होता है, फिर प्रक्रिया होती है और फिर परिणाम होती है। आप मान लीजिए किस तरह का निवेश है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसमें कितना अच्छा काम करता है और वो कितने अच्छे परिणाम निकालता है। ये सारी चीज़ें हैं जो निर्धारित करती है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी क्या होगी। अगर निवेश ठीक है, प्रक्रिया भी ठीक है और परिणाम भी बेहतर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंस्टीट्यूशन की जो क्वालिटी है वो हायर क्वालिटी होगी और उसकी जो रैंकिंग दी जाएगी वो भी हायर रैंकिंग होगी, ए प्लस हो सकती है, इस तरह से रैंकिंग हो सकती है। लेकिन ना तो निवेश ही हो, ना अच्छी बिल्डिंग हो, ना टीचर्स हो, ना पैसे हों,
फिर ना स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती हो, ना कॉलेज का अच्छा रिजल्ट आता हो, तो ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हो सकता है जो ग्रेड मिले वो डी ग्रेड ही मिले। तो ये जो है, अगर हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वो क्वालिटी इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करती है। और किसी भी जो संस्थान है उसको मान्यता देने के जो मानदंड है वो उसके लक्ष्य है, उद्देश्य है, मूल्यांकन, नियोजन, भौतिक सुविधाओं, शिक्षकों इत्यादि के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेस क्या होता है? जो रैंकिंग करने का, उसमें पहले इंस्टीट्यूशन स्व मूल्यांकन करता है, फिर जो है विभिन्न जो साझेदार हैं वो मूल्यांकन करते हैं, फीडबैक करते हैं, टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाता है, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन के लिए टीम का भ्रमण होता है, यानी जैसे नैक अगर हो है तो नैक अ, आएगा, वो देखने आएंगे कि भाई किस किस तरह से जो बातें लिखी गई हैं रिपोर्ट में कि हम ये करते हैं। इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से जो बात बताता है कि हमारे यहाँ इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे इतने डेस्क हैं, हमारे यहाँ इतना एसी वाला हॉल है, तो ये सारी चीज़ें जो लिख के स्व मूल्यांकन करके भेजी जाती हैं चीज़ें, उसको जब एक टीम आती है जो कि ऑब्जर्व करती है, और उसके बाद वो रैंकिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन की करती है कि उसकी क्वालिटी क्या है। अब भारत में अगर हम देखें उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसके संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं? गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच का मामला, पहला तो इम्पोर्टेंट सवाल ही ये है कि सब लोगों तक जो क्वालिटी एजुकेशन है, अच्छी क्वालिटी की जो एजुकेशन है उस तक सब लोगों की पहुंच नहीं है। हमारे यहाँ बहुत तरह की विषमताएं हैं, जिन जो आर्थिक विषमताएं हैं उसके चलते बहुत सारे जो छात्र हैं वो गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। शैक्षिक संस्थानों का अलगाववादी रुख, और जो शैक्षिक संस्थान है वो भी आइसोलेशन में रहते हैं, वो आपस में सहयोग और सामंजस्य नहीं रखते हैं, एक दूसरे से जो गुणवत्ता बढ़ाने की कोई सीख भी नहीं लेते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस के अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है, बहुत अच्छे कॉलेज भी हैं, बहुत खराब कॉलेज भी, लेकिन अच्छे कॉलेजेस से जो खराब कॉलेज का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में डिफरेंस है। और दूसरा ये कि वो उनके पास दोनों ही बहुत ही अलग 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 थलग रहते हैं, उनके पास इस तरह की स्पेसेस नहीं है जहाँ पर वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं वो ले सकें और एक दूसरे से चीज़ें सीख सकें और अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकें। ये भारत में सभी इंस्टीट्यूशंस के साथ है, और ये समस्या भी है, ये एक चुनौती भी है। तीसरी जो चुनौती है वो व्यवस्था के दोहरे मानदंड है। कहने का मीनिंग ये है कि भारत के अंदर सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक जैसी क्वालिटी के नहीं पाए जाते। जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बहुत अच्छे क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत कम हैं, और बहुत ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो निम्न गुणवत्ता वाले, जो खराब क्वालिटी वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भरमार है। साथ ही साथ हम पिछले बहुत कुछ सालों में ये कह सकते हैं कि जो हायर एजुकेशन है उसमें लगातार विस्तार हो रहा है, लेकिन वो अनियंत्रित है और अनियोजित है। यानी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा प्लान्ड भी नहीं है। तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि किस तरह के इंस्टीट्यूशंस खोले जाएँ और उन इंस्टीट्यूशंस में कैसे कोर्सेज़ चलाए जाएँ, किस तरह से उनका जो फैकल्टी है उस पे ध्यान दिया जाए, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये भी जो है क्वालिटी को लेकर, हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्पैक्ट करते हैं। अतः अंत में यह कहना सही होगा कि कुछ संस्थान भले ही राष्ट्रीय स्तर के हैं, पर देश के औसत जो संस्थान हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। इस स्थिति में सुधार हेतु शैक्षिक गुणवत्ता और स्तर को जांचने वाली जो एजेंसियां हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी क्वालिटी को जांचने की जो एजेंसियां हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नैक की भूमिका को वर्णित कीजिए। हमें शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन संस्थानों या निकायों की क्या आवश्यकता है? जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लास्ट में बोला ना कि गुणवत्ता के स्तर को जांचने वाली एजेंसियों की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वो महत्वपूर्ण जो एजेंसीज हैं जो कि गुणवत्ता को मापती हैं और गुणवत्ता मापने के बाद जो है संस्थानों का एक्रीडिएशन करती हैं, उनमें से भारत के अंदर जो ऐसी जो संस्था है वो नैक है, जिसे नेशनल एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट काउंसिल कहा जाता है, जो कि हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी को मापने का काम करती है।
ये आपकी पुस्तक से ही दिया गया है, लिया है मैम ने कि पिछले 50 वर्षों में जो है उच्च शिक्षा जो संस्थाएँ हैं, उनमें तेज़ी से विस्तार हुआ है। अभी ऊपर भी हमने ये डिस्कस किया कि लगातार जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में। उच्च शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली में गुणवत्ता के संतोषजनक स्तरों को सुनिश्चित करने वाले अंतर्निर्मित नियामक तंत्रों के बावजूद यह आलोचना की जाती है कि देश में ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों को पनपने का मौका दिया है जिनके कार्यक्रम अवास्तविक हैं, सुविधाएं निम्न स्तरीय हैं, वह जिनका स्तर ढीला है। कहने का मीनिंग है जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है। इस स्तर में गिरावट को देखते हुए 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी और उसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक स्वायत्त राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की स्थापना की जाए और 1994 में नैक की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। नैक की गतिविधियां और भावी योजनाओं के निर्देशन हेतु इसके मिशन से मिलता है गुणकारिता या गुण आश्वासन, यानी ये अश्योर करना कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कहने का मीनिंग है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके कल्चर में ही लाया जाए कि वो क्वालिटी वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बने और क्वालिटी को ही प्रोपेगेट करें। नैक आंतरिक एवं बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन उन्नयन संपोषणकारी अभी फर्मों के सम्मिश्रण तथा गुणवत्ता को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों का निर्धारक तत्व बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कहने का मीनिंग यहाँ पे यही है कि जो नैक है वो इंटरनल और एक्सटर्नल गुणवत्ता का जो मूल्यांकन है उसके तरीके, यानी खुद से ही इंस्टीट्यूशन खुद का ये देख पाए कि उनकी क्वालिटी क्या है और बाहर से भी जो दूसरे लोग हैं जो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी क्वालिटी को बढ़ा पाएं। इसके लिए नैक जो है वो प्रतिबद्ध है। नैक का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य 3-4 उद्देश्य लिखे गए हैं कि एक तो यही है कि वो आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन करेगा, यानी पीरियोडिक असेसमेंट करेगा और एक्रीडिएशन करेगा, यानी समय समय पर इंस्टीट्यूशंस में जाके उन इंस्टीट्यूशंस की जो क्वालिटी है उसको असेस करेगा और उस क्वालिटी के अनुसार ये बताएगा कि आपका इंस्टीट्यूशन इस समय पर कहाँ पर स्थित है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन को अभी कह दिया कि वो ए ग्रेड है तो वो ताउम्र ए ग्रेड रहेगा। नैक जो है हर 5 साल बाद इंस्टीट्यूशन में जाएगा और उस इंस्टीट्यूशन की असेसमेंट करेगा। तो लगातार जो है इंस्टीट्यूशंस को अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखने का काम करना पड़ेगा। अध्यापन और अनुसंधान का जो गुणात्मक स्तर है उसको बढ़ाने की बात करें, यानी टीचिंग अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा में स्वमूल्यांकन, उत्तरदायित्वता और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये जो कल्चर है ये डेवलप करना कि इंस्टीट्यूशन खुद ही जो है असेस कर पाए कि उनकी क्वालिटी कैसी है और उस क्वालिटी को वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ गुणात्मक मूल्यांकन करना, प्रोत्साहन करना, सपोर्ट करना हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी काम नैक करता है। तो नैक बेसिकली जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका निरीक्षण करता है और किसी भी संस्थान के शिक्षकों के प्रदर्शन और शैक्षिक उत्कृष्टता का भी आकलन करता है। यह किसी संस्थान के प्रदर्शन और उसकी संभावनाओं के आधार पर उसको ग्रेड देता है। अतः यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों और कॉलेजों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नैक मान्यता एक प्रमुख भूमिका निभा रही है और यह संस्थानों को बुनियादी ढांचे, उसकी शिक्षण प्रक्रियाओं को, शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाने और गुणवत्ता स्तर के लिए जो काम करने की समग्र संस्कृति है, जो ओवरऑल कल्चर है, उसमें बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। और जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था लास्ट में, वैसे ही हम थोड़ा सा लिखेंगे कि हाँ, हमें अपनी शिक्षा प्रणाली के लिए गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता निकायों की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे पहले ही चर्चा की गई है कि ये निकाय शैक्षणिक संस्थानों को सुधार और दिशा निर्देशों को कोई मानक प्रदान करते हैं, संकेतक और सुझाव देते हैं। ये कुल मिला के विभिन्न तरीकों से संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संस्कृति का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। यानी हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जिस तरह के कल्चर को का निर्माण होना चाहिए
उसको कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेट करने की कोशिश करता है। इस तरह हम इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आप और कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। अगर अभी तक आपने सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।